नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करेंगे 12th क्लास में अपना हिंदी साहित्य का अगला जो टॉपिक रहेगा उसको लेके अपनी बात होगी। चैप्टर नंबर 6 अपना चल रहा था, उसका एक क्लास अपनी हो चुकी है और सेकंड क्लास जो है वो अभी होगी। अंतरा भाग 2 अपनी जो है वो पुस्तक रहने वाली है। इसी के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 6 की अपनी बात अपनी जो है वो एक बार हो चुकी है। लेखक इसके जो हैं वो है रघुवीर सिंह सहाय। और यहाँ पर आज जो है एक कविता अपनी हो चुकी है जिसका नाम है वसंत आया। कौन सी कविता हो चुकी है? वसंत आया जो कविता है वो हो चुकी है। दूसरी वाली यहाँ पर कविता जो रहती है वो है तोड़ो। तोड़ो कविता का यहाँ पर आपको पहले जो है वो भावार्थ यानी सह प्रसंग व्याख्याएं आपको करवाई जाएंगी और उसके बाद में जो है अपन प्रश्न उत्तरों को लेके बात करेंगे। प्रश्न उत्तर अपन वसंत आया है और तोड़ो जो कविता है उनके दोनों के प्रश्न उत्तरों को लेके भी आज जो है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात कविता का अपन जो कविता है अपनी तोड़ो तोड़ो, तो तोड़ो जो कविता है उसमें देखिएगा क्या लिखा है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने। थोड़ा सा मैं मार्कर जो है वो अपना चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये कलर जो है वो अपने को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे गया है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। तो देखिए धरती जो है वो बंजर हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? बंजर हो चुकी है, यानी अपनी जो जो वर्तमान जो संस्कृति है उसमें जो पुरानी जो परंपराएं हैं वो एक पत्थर के समान हो गई है, जिससे हमारी जो संस्कृति है वो भी बंजर हो गई है। तो उसको सही तरीके से बनाने के लिए उसको क्या करना होगा? उपजाऊ करना होगा। और ये जो झूठे जो बंधन है यानी जो पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको तोड़ना होगा, जो कुरीतियाँ हैं उनको नष्ट करना होगा, उनको समाप्त करना होगा। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसकी उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, और आधे आधे गाने। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा संदर्भ व प्रसंग को लेके। तो देखिए यह काव्यांश जो है वो अंतरा भाग 2 अपनी पुस्तक रहेगी, उसकी तोड़ो शीर्षक जो कविता है उससे ये लिया गया है। इसके लेखक जो है वो रहेंगे रघुवीर सिंह सहाय। और इसमें कवि ने देखो सृजन हेतु किसका निर्माण करना है? सृजनता का निर्माण करना है। तो सृजन हेतु भूमि को तैयार करने का आह्वान कवि ने किया है। और ऊसर बंजर और प्रति जमीन को जो है प्रति जमीन में देखो हम खेती के लिए उसे तैयार करना होगा। और मन में व्याप्त जो ऊब है और जो खीज है उसको भी हमें समाप्त करना होगा, यानी हमें उबाऊपन नहीं चाहिए जिसमें कविता रूपी हरियाली पैदा हो सके। चलिए मैं आगे बात करूँगा इसकी व्याख्या को लेके। देखिए इसका सरल अर्थ जो है वो ये आपके सामने यहाँ पर बढ़िया ढंग से जो है मैंने लिख रखा है कि कवि कहता है कि धरती को खेती के लिए तैयार करने हेतु देखो ये पत्थर ये चट्टाने क्या करना है? इनको तोड़ना है। तो धरती को खेती के लिए तैयार करने हेतु हमें चट्टाने पत्थर आदि को तोड़ना होगा। और मन को अगर उर्वर बनाना है तो उसके लिए आपको जो प्राचीन जो रूढ़ियाँ हैं और जो बंधन हैं उनसे हमें छुटकारा पाना होगा। तो मिट्टी में देखो आगे लिखा है कि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। तो देखो मिट्टी में रस है और जिससे क्या उगती है? दूब उगती है। पर उसके लिए हमें परिश्रम करके पहले क्या करना पड़ेगा? खेत को तैयार करना पड़ेगा। और मिट्टी में रस है, भाई मिट्टी में रस है इसीलिए हमें क्या करना होगा? दूब उगती है और उसके लिए हमें परिश्रम करके उसे तैयार करना होगा। मन की जो ऊब है और जो खीज है वो भी अनुपजाऊ भूमि के समान है, जो मन की सृजनशीलता में क्या है? बाधक है, मन को आगे नहीं बढ़ने देता है। और हमें इस ऊब और खीज को क्या करना है? मिटाना होगा। मन में नई आशा जगानी होगी और उत्साह मन में जो है भरना होगा, तभी उसमें कविता रूपी जो दूब है वो उगेगी। ठीक है, देखो सारी चीज़ बहुत सरल है, फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए इसके विशेष को लेके मैं बात करूं। सबसे पहला खेत जो है वो किसका प्रतीक माना गया है? मन जो है खेत जो है वो मन का प्रतीक यहाँ पर माना गया है। आगे देखिएगा इसकी भाषा जो है वो बिल्कुल सरल है, सहज है और प्रवाह पूर्ण है। आगे देखिए ये एक प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता भी अपन कह सकते हैं। चलिए इसमें एक चीज़ और है, वो है रूपका अतिशोक्ति अलंकार। यानी रूपक तो है लेकिन उसमें भी अतिशोक्ति ज़्यादा है, इसीलिए रूपका अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पद की तरफ। नेक्स्ट पद में देखिए क्या दिया गया है कि तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो,
सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस पने मन की खीज को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो देखिए कि कविता का जो अंत है वो किससे हो रहा है, गोड़ो 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 से। तो गोड़ा का मतलब गुड़ाई करना होता है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं बात करूंगा संदर्भ व प्रसंग की। तो ये काव्यांश अंतरा भाग 2 की तोड़ो कविता से लिया गया है। इसके लेखक रघुवीर शाह हैं और यहाँ कवि ने आह्वान किया है कि श्रेष्ठ रचना के लिए मन में जो ऊब और जो खीज है उसको नष्ट करना होगा, उसको समाप्त करना पड़ेगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि यहाँ पर कहता है कि धरती से अगर अच्छी फसलें और पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें जो अनुपजाऊ जो ज़मीन है उसको तैयार करना होगा, उसको बढ़िया से अपने को बनाना होगा और हमें चारागाहों और खाली पड़ी भूमि को जोतकर खेती के योग्य बनाना पड़ेगा। और खेत की मिट्टी में जब नमी होगी, क्या होगी, जब नमी होगी तो वह बीज बोने लायक हो जाएगी, तभी उसमें पड़े हुए बीज को पोषण मिलेगा और नए पौधे जो हैं उसमें उग सकेंगे। ये बढ़िया बात इन्होंने बताई है। इस प्रकार हम भी अपने मन को क्या करना है, अपने मन में जो एक खीज उत्पन्न हुई है, अब बार बार ये सवाल उठता होगा कि ये सर खीज क्या होती है। देखिए किसी भी विषय के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति मन में एक गुस्सा होता है, उसे कहते हैं खीज, खींचना, है ना। तो खीज को भी हमें हटाना होगा और खीज की भावना से मन के मुक्त होने पर उसमें पौधे रूपी जो नवीन भाव है वो उत्पन्न होंगे। भाई किसी के प्रति बार बार मन में वही चीज़ घूमना, गुस्सा आना, वो ठीक नहीं है मन के लिए। तो उसमें हमें क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा उस, ताकि नवीन जो भाव है, नवीन जो विचार है वो दिमाग में आ सके और सुंदर सरस कविता की रचना संभव हो सके। तो इस प्रकार ये अपनी ये व्याख्या रहती है। चलिए यहाँ पे एक विशेष वाली बात और है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा इसकी सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। ये एक आह्वान गीत है और रूपका, अतिशयोक्ति, अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी बात। दोनों कविताओं में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, क्योंकि दो कविता है, एक तो वसंत आया और दूसरा है अपना वसंत आया, दूसरा रहेगा तोड़ो। तो ये दोनों कविताएं हैं इस चैप्टर नंबर 6 में। तो इस चैप्टर नंबर 6 में ये दो कविताएं हैं, दोनों में अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए अभी हम प्रश्न उत्तरों को लेके बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा किसका, वसंत आया का। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे प्राप्त हुई थी। तो देखिए वसंत के आगमन पर होता यह है कि वृक्षों पर चिड़िया चहकने लगती है, पेड़ों के पीले पत्ते जो है वो गिरने लगते हैं और कवि को वसंत के आगमन की सूचना जो है प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे नहीं मिली है, बल्कि किससे प्राप्त हुई है, कैलेंडर से प्राप्त हुई है। और वसंत पंचमी की जो तिथि है उस दिन जो है कैलेंडर से ही पता चला था और उस दिन दफ्तर में छुट्टी होगी, इसलिए ये ज़्यादा याद रहती है। इसलिए वसंत के आगमन की सूचना कवि को जो है वो कैलेंडर से मिलती है। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करूँ दूसरे सवाल को लेके। कोई 6 बजे की बात है, सुबह फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में भाव आपको बताना है। तो देखिए वसंत ऋतु में वसंत प्रातः काल में जो हवा है वो अत्यंत ताज़ी होती है, शीतल होती है और सुगंध वाली होती है। जैसे जैसे सूर्य जो है वो ऊपर आता है, तापमान उसका बढ़ता है, हवा भी जो है वो तप्त हो जाती है, तपती है और उसकी शीतलता जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। हवा कुछ तेज हो जाती है और ऐसे लगती है जैसे वो कोई फिरकी घूम रही हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अलंकार आपको बताने हैं। पहली जो पंक्ति है कि बड़े बड़े पियराए पत्ते, पियराए पत्ते, देखिए बड़े बड़े पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है और बै हो रहता है, इसका मतलब छिका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। चलिए आगे मैं बात करूँ, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे का प्रयोग हुआ है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। और मानवीकरण भी किया गया है, सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाया है, कौन है, वसंत ऋतु की बात यहाँ पर की गई है, वसंत ऋतु रूपी बालक की बात यहाँ पर की गई है, तो मानवीकरण यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए आगे मैं बात करूँ, थर्ड नंबर वाला है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, देखो फिरकी सी आई उपमा अलंकार का प्रयोग है और मानवीकरण यहाँ पर भी किया गया है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो गह रहेगा कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के झैल, दह की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और दहर दहर 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ समान है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए मैं आगे बात करूँ अगले प्रश्न को लेके कि किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक सौंदर्य की वो अनुभूति नहीं कर पा रहा है, उसका कारण क्या है। तो देखिए
यह जो है ये पंक्तियाँ रहेगी। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे। ये बात जो है वो इन पंक्तियों में दी गई है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा, पांचवा प्रश्न है कि प्रकृति मनुष्य की सहचारी है, साथ हमेशा वो देती रही है। इस विषय पर विचार करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए, प्रकृति मनुष्य की सहचरी हमेशा से रही है। प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है प्रकृति के साथ में रहता आया है और उसके सौंदर्य पर हमेशा वो मुग्ध भी रहा है। प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है वो उसने अपनी आंखों से देखा है, परंतु वर्तमान में ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि मनुष्य प्रकृति से जो है वो कटता जा रहा है। बिल्कुल मनुष्य प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और कमरों में बंद रहकर वो भौतिक वस्तुओं का आनंद ले रहा है। और मानव की कमरों से बाहर निकलकर प्रकृति को छटा के देखने की जो रुचि है वो बिल्कुल नष्ट ही होती जा रही है और कवि को ये सब देख कर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए, हमारा छठा सवाल है कि वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है। तो कवि की चिंता यह है कि आज के मानव का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है और लोगों को वसंत के आने का समाचार जो है वो कैलेंडर से लगता है। पहले वसंत का पता जो था वो प्रकृति में हुए परिवर्तनों से चलता था, जैसे पत्तों का झड़ना है, फूलों का खिलना है, आम के वृक्षों पर बोर लगना है, कोयल का कूकना है। परंतु वर्तमान में तो सारा उल्टा ही हो गया है। वसंत पंचमी के दिन दफ्तर में क्या होती है, छुट्टी होती है और इस बात का पता उससे किससे चलता है, कैलेंडर से चलता है। और यहाँ कवि ने आधुनिक जीवन शैली पर भी करारा व्यंग्य किया है। कविताओं को पढ़ने से हमें पता चलता है कि वसंत के में ढाक के जो जंगल होते हैं, लाल फूल जो है उनसे भर जाते हैं। कौन सी ऋतु में, वसंत ऋतु में। और ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई है। जंगल नहीं है भाई, जंगल है तो जंगल में आग लग गई है। मानव का इस तरह प्रकृति से कटकर रहना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अगला अपना जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा तोड़ो कविता से। तो यहाँ पर पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक बताए गए हैं। तो देखिए, पत्थर और चट्टान बाधाओं के प्रतीक हैं, क्योंकि जैसे खेत को फसल के लिए तैयार करने से पूर्व पत्थरों को निकाल दिया जाता है और इस प्रकार साहित्य सर्जन अगर आपको करना है तो मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको नष्ट करने का आह्वान जो है वो कवि ने किया है। और मन में जब तक क्या रहती है, ऊब रहती है। ऊब जाते हो ना आप किसी चीज़ से, बार बार उसको देखते हो और खींच जो मन में है, बुरी चिंताएं आपके मन में जो है वो जब तक रहेंगी तब तक कविता जो वो अंकुरित नहीं हो सकती, नई कविता का निर्माण नहीं हो सकता। चलिए आगे मैं बात करूँ दूसरे प्रश्न को लेके कि भाव सौंदर्य इसका स्पष्ट करना है कि मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इससे अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो देखिए, यहाँ पे कवि का कथन है कि जब मिट्टी भुरभुरी और फसल के लिए तैयार हो जाती है तो उसमें बीज को पोसने वाले रस का जो संचार हो जाता है और ऐसी मिट्टी में बोया गया बीज के उस रस के संपर्क में आता है और वह अंकुरित हो जाता है। और इस प्रकार जब हम अपने को उसमें व्याप्त ऊब खींच को जो है वो नष्ट कर देंगे तो तुरंत ही रचना करने की जो अपने में शक्ति है वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तीसरे प्रश्न को लेके कि कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से होता है और अंत जो है गोड़ो गोड़ो से होता है। तो विचार करना है कि कवि ने ऐसा क्यों किया होगा। तो देखिए, कविता में प्रारंभ में आई पंक्ति तोड़ो तोड़ो उन पत्थरों चट्टानों को नष्ट करने की प्रेरणा देती है जो खेत को बंजर बनाए हुए। भाव रूप में सभी प्राचीन रूढ़ियों बंधनों को तोड़ने की बात यहाँ पर की गई है। जमीन से कंकड़ है, पत्थर हटाकर फिर उसे गोड़ना पड़ता है, तब वह फसल के लिए तैयार हो जाती है। नव निर्माण के लिए गोड़ो गोड़ो शब्द कहकर परिश्रम की प्रेरणा कवि ने यहाँ पर प्रदान की है। तो कि गोड़ो गोड़ो कहकर कि अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इन शब्दों के माध्यम से कविता में एक विशेष प्रभाव भी पैदा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ चौथे प्रश्न को लेकर कि ये झूठे बंधन टूटे ये तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है कि धरती पर अनाज पैदा तब होता है जब कंकड़ पत्थर हटा दिए जाते हैं, खेत को तैयार किया जाता है। इन सब के टूटने पर धरती उपजाऊ बनती है। जब परिश्रम के बल पर खेत में फसल के लिए बीज डाला जाता है तब बीज अंकुरित होता है। और इस प्रकार झूठे जो बंधन हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनको तोड़ने से मन में भी क्या हो जाती है, सृजनात्मक शक्ति का संचार होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधे आधे गाने में के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कथन में कवि का कहना है कि जब उसके मन में ऊबती खींच होती है तब मन से आधे अधूरे गीत निकलते हैं और मन की सहज स्थिति में जो कविता निकलती है वह ऊब खींच भरी मन स्थिति से नहीं निकल पाती। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। इसको दोस्तों के साथ में आपको क्या करना है, शेयर भी करना है। और अभी तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सब्सक्राइब, CRIB, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। अपना सेकंड ग्रेड का तो चल ही रहा है, तो उसमें भी वीडियो आज जो है वो नहीं डाला गया है, कल जो है उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।